हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है जिसमें हम सीडीपी के जो पेपर हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्यूशन भी होगा आपका 2011 से 2024 तक के जितने भी सेट हैं आपके सीडीपी के, ठीक है, वो सब सॉल्व किए जाएंगे इसमें। और ये जो तैयारी है वो सीटेट जुलाई 2025 में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए है। इन क्वेश्चंस को कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो टॉपिक वाइज थ्योरी जो है आपकी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनको नहीं देखते। लेकिन आपको पेपर देखने भी चाहिए, समझने भी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। और इनसे रिलेटेड ही सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, इनसे मिलते जुलते ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। इनको देख के आपको थोड़ा ये भी समझ में आएगा कि 2011 में पेपर कैसा आया था, 2012 में कैसे आया था, कितना कितना डिफरेंसेस है, किस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है कि आप एग्ज़ाम में 25+ नंबर ला सको सीडीपी के अंदर। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें हम पेपर को सॉल्व करेंगे 2011 का। ठीक है, 2011 का पेपर है ये। 26 जून को ये परीक्षा तिथि हुई थी आपकी, जिसमें सीडीपी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। मतलब एक शिक्षक के लिए प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो क्या माननी चाहिए, किसको मानना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज धैर्य और दृढ़ता। सेकेंड ऑप्शन शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता। थर्ड ऑप्शन इज अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। और डी ऑप्शन इज पढ़ाने की उत्सुकता। तो महत्वपूर्ण विशेष किसको मानना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका धैर्य और दृढ़ता, कि एक शिक्षक के अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। देखो इसका यहाँ सॉल्यूशन भी है, आपको मिलेगा। सॉल्यूशन में कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहायता या समस्या का समाधान कर सके। धैर्य और दृढ़ता अगर होगी टीचर के अंदर तो वो बहुत सहजता से ही कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी किसी छात्र को या छात्राओं को, तो उनका क्या कर सकेगा, वो समाधान कर सकेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। मीन्स एक टीचर है, उसका लोकतांत्रिक स्वभाव है जिसके कारण वो क्या करता है, विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की क्या दे देता है, अनुमति दे देता है। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं। अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं क्योंकि, और एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन इज अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वो उन बच्चों को अनुभाव बदल दे। मीन्स जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए हमें कि बच्चे का अनुभाव जो है इस तरीके से बदल दें। सेकेंड, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। गैस करना आप। सी ऑप्शन आता है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो निकालना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आता है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिभावक को पेरेंट्स को थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। आपका बी ऑप्शन होगा। सॉल्यूशन आपका यहाँ पे ये रहा
कि यदि कोई भी शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं और कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ने लगते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है तो उन्हें ये ठीक नहीं लगता। तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए और शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। यही सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका। थर्ड क्वेश्चन इज, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु या घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ये मैंने इस तरीके के जो आपके टॉपिक है आपने देखा होगा, जो तब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, तो थ्योरी के अंदर मैंने इस चैप्टर को भी पढ़ाया था आपके, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ आती है संवेदी प्रेरक अवस्था की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन इसमें है कि इस अवस्था को, ये जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तु को समझने योग्य हो जाता है। जो आपकी मूर्त अवस्था है, इसमें जो बच्चा है वो 7 से 11 वर्ष का होता है और वस्तु को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में 5 योग्यताओं का विकास होता है। फर्स्ट इज संरक्षण, सेकेंड इज संख्याबोध, थर्ड इज क्रम अनुसार, फोर्थ इज वर्गीकरण और 5 इज पारस्परिक संबंध की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आता है आपका, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या फिर बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। क्यों? क्योंकि इसके अर्थ के अनुसार ये कहता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए, ठीक है। मन का मानचित्रण का मतलब ही यही है आपका, कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मतलब कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले क्या हम अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं, माइंड में क्या बना लेते हैं, एक उसकी रूपरेखा मन में हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन आता है आपका। 5 क्वेश्चन इज, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने की संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। मतलब कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, विद्यार्थी के सीखने की संबंधित जो भी उसको समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? तो क्या होगा आपका? महंगी और चमत्कार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सेकंड है सरल और रोचक पाठ्यक्रम को प्रयोग करना, थर्ड है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, फोर्थ है आपका कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का यूज़ करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कि क्षमता के अनुरूप ही हमें क्या है, शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं है कि महंगी वस्तु का प्रयोग करो, सरल या रोचक पुस्तकों का प्रयोग करो या कहानी कथन, नो। तो करेक्ट आंसर इज डी। इसका यहाँ देखो सॉल्यूशन भी है कि ये रहा, कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है, अगर कोई स्टूडेंट है उसको कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। एक बच्चा है, उसको समझना है या कोई चीज़ समझ रहा है, समझने में उसको दिक्कत हो रही है,
तो ज़रूरी नहीं है हम एक ही शिक्षण विधि का यूज़ करें, हम एक के साथ अन्य शिक्षण विधि का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना होता है। या फिर परीक्षा में अच्छे अंक विद्यार्थी की कोचिंग करना। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। डी इज अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका डी ही करेक्ट आंसर होगा आपका। सॉल्यूशन इज आपका, नहीं सॉरी, इसका डी नहीं होगा, इसका ए होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जा प्रतिभाओं का पोषण करने में उनको अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या करना? उनको अवसर उपलब्ध कराना। 7 क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था थ्योरी में। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अमूर्त के बारे में पूछ लिया, तो इसमें कौन सी एज आएगी आपकी आएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेद प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त अवस्था। तो अमूर्त की बात कर रहा है, अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन, ठीक है, करना आरंभ कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा इसका? ए ऑप्शन होगा इसका। यहाँ सॉल्यूशन देखो आप कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के होती है ऊपर होती है, इसमें क्या होता है, बच्चा तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। औपचारिक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की क्या होती है, अंतिम अवस्था होती है। ये 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, मतलब कि इस अवस्था का बालक अन्य वस्तु या अतिरिक्त स्वयं के विचार के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है और बालक उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषता, उपयोगिता और अन्य बिंदु पर क्या करता है, सोच सकता है। बालक विचार परिपक्व हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन इज है आपका, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान या स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षा पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन होगा कि वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाना चाहिए, वास्तविक दुनिया से बच्चों को जोड़ना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं माना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट आंसर है। सीखना एक व्यापक है, सीखना लक्ष्योन्मुखी है, अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया है। फोर्थ इज शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कि ज़रूरी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही से ही सीखा जाता है, बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। ठीक है,
और इसका देखो यहाँ पे भी यही बात बोली गई है, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान एकमात्र आवश्यकता या स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं से भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। फर्स्ट ऑप्शन, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। जो दृष्टि से क्या है, बाधित छात्र है। बी, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए। सी, कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए या नीचे स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर इज होगा इसका बी। ठीक है, कि कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाए उनसे, ये नहीं है कि उन बच्चों से सामान्य रूप से व्यवहार नहीं किया जा रहा। और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, संगति की आवश्यकता, ये भी है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये भी है। क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। किसको? संज्ञानात्मक विकास को। विद्यालय कक्षा में, घर में, सभागार में या खेल का मैदान में। तो करेक्ट आंसर इज होगा इसका सभागार में। अब इसका देखो इसका क्लियरिफाई देखो सॉल्यूशन, कि विद्यालय जो है वो कक्षा पर्यावरण की एक ऐसा स्थान है जहाँ उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकता और समस्या का निदान किया जा सकता है। ठीक है, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक रूप से ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय और कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही, ए आएगा इसका ऑप्शन, सभागार नहीं, गलती हो गई, मिस्टेक। संज्ञानात्मक जो है इसमें आएगा आपका विद्यालय और कक्षा में। ठीक है, खेल के मैदान में भी नहीं, सभागार में भी नहीं और घर में भी नहीं। ठीक है, नाउ 13 क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन में आता है कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो विद्यार्थी से जो प्रश्न पूछना होता है वो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। 14 क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह बच्चा जो उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये करेक्ट है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी करेक्ट है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी ठीक है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो रटने का तो मामला आना ही नहीं चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। 15 क्वेश्चन आता है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है आपका
पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को या फिर पियाजे को समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, पियाजे। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं 16 क्वेश्चन आता है आपका कृतिका। 16 क्वेश्चन इज आता है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। इसका क्या मतलब हुआ? शिक्षकों की मांग होती है बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, नो। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये हो सकता है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, नहीं। तो इसका आंसर होगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। 17 क्वेश्चन आता है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या फिर मीडिया मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को, कोई शिक्षक है उसको अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका उद्देश्य किसके साथ संबंध रखता है आपका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। सॉल्यूशन देखो इसका आप कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है और अध्ययन करके ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, सरल, सुगम, प्रभावी बनाने का एक तरह से विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करते हैं और उसी के अनुरूप उसे सुधार करने का भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा मैंने चैप्टर कराया था आपको। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शिक्षार्थी में सीखने के प्रति क्या करती है, रुचि का विकास करती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पे है कि शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी में सीखने के लिए रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन क्या करता है, अनुभव करता है। सेकंड, मूल्यांकन प्रतिक्रिया। थर्ड, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री जो पाठ्य सामग्री होती हैं, या शिक्षण पद्धति पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें क्या होता है कि विद्यार्थी प्रतिदिन कुछ न कुछ क्या करता है, अनुभव करता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आता है आपका, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर समाजशास्त्री सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, 21 क्वेश्चन आता है आपका। 21 क्वेश्चन इज, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में भी की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति या स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब अतीत की जो भी परिस्थिति होती हैं उसके साथ वो नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये प्रभाव का नियम है, अभिवृत्ति का नियम है, तत्परता का नियम है, या सादृश्यता का नियम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, सीखने का सादृश्यता नियम। इसका सॉल्यूशन देखो आप, सॉल्यूशन इज, सीखने का सादृश्य नियम के अनुसार क्या होता है
कि एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का क्या करता है, स्मरण करता है, जिससे वह पहले भी अनुभव जो कर चुका है वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे उसने पहली परिस्थिति में समस्या के साथ की थी। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या फिर सृजनात्मकता। तो दूसरों से जो झगड़ना होता है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन आता है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी करानी चाहिए? विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अन्य सामान्य बच्चों के साथ। सॉल्यूशन इज आपका जो 2005 का NCF है उसमें समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई थी, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य और विशेष को एक साथ स्थान दिया जाए या एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाए। 24 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, आकलन में उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति संचेत होना चाहिए। विद्यार्थी को बुद्धिमान औसत विद्यार्थी की उपाधि देनी, या शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, ये हो सकता है। फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, ये नहीं है। अलग अलग विद्यार्थी में तुलना करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस इसका बी होगा। ठीक है। 25 क्वेश्चन आता है आपका, ये मैंने कराया था आपको, जो आपके अधिगम रूप से अक्षम बालक थे, कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणित, व्यवहार, पठन या फिर मानसिक विकास। तो ये क्या है? पठन से संबंधित है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट चीज आता है आपका 26 क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ या फिर नकारात्मक। करेक्ट आंसर इज सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, विकास को कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली, निरंतर, एकीकरण, अंतःक्रिया या फिर अंतः संबंध। तो निरंतर होगा इसका करेक्ट आंसर, कि निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, सीखने के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया देखो सिद्धांत में से, सीखने के जो सिद्धांत अभी लास्ट मैंने क्लास में कराया था, कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया था? पावला, वाइगोस्की, जीन पियाजे, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो करेक्ट आंसर इज गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ओके। 29 क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। करेक्ट आंसर इज किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन के द्वारा, स्कीनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर कोहलबर्ग के द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई है? पियाजे के द्वारा। ठीक है। पियाजे के द्वारा अवस्था दी गई हैं, 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, जो कौन कौन सी हैं देखो, ये रही, संवेदी गामक जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक काल जो 2 से 7, मूरत संक्रियात्मक जो 7 से 12, और लास्ट आता है आपका औपचारिक संक्रिया काल जो 12 से 18। तो ये 4 क्या हैं इसकी? 4 इनकी अवस्थाएं हैं।
ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए 2011 एग्ज़ाम पेपर के आपके। तो नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम 2012 के पेपर के साथ विद सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप इनका भी रिवीजन करोगे, इनको भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नाउ क्लास आपकी होती है ओवर। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।